हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज से करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू कर दिया गया है। हमारा फोकस रहने वाला है इसमें द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, इन दो पेपर्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एग्जाम में कहीं भी इन पेपर से क्वेश्चन पूछता है, अगर प्रीलिम्स में, मेंस में, कहीं भी, आपको उसमें दिक्कत ना हो, सॉल्व कर पाओ। सेकंड देखते हैं हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो मंडे टू सैटरडे आपको डेली 6:30 PM के आसपास वीडियोज़ मिलेंगी, PDF दी जाएगी। PDF में क्या रहेगा? तो PDF में पेपर के स्क्रीनशॉट प्लस हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। ठीक है। संडे को क्या होगा? ईच संडे आपको वीकली एक कंपाइलेशन दिया जाएगा जिसमें कि 1 लाइनर रिवीजन के लिए नोट्स दिए जाएंगे। आप उसको देखो, बस रिवाइज करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट है टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। इसमें क्या देखेंगे हम? मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या कहता है? डिप्लोमेसी नॉट रोमांटिसिज्म। डिप्लोमेसी क्या होती है? कूटनीति। व्हाट इज रोमांटिसिज्म? वैसी नीति, पॉलिसी जहां पर फिलॉसफी को, मोरल वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। फिर कहता है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हम समझेंगे हर चीज़ को किस प्रकार से कि डिप्लोमेसी और रोमांटिसिज्म क्या साथ साथ चल सकते हैं क्या। फिर देखेंगे इसके इम्पैक्ट के रूप में कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है कि नहीं, किस प्रकार से हो रही है। ठीक है। सेकंड कहता है टेक्निकल मिशन टू एम्बेसी स्टेटस। इसका कंटेक्स्ट क्या है? आप जानते हो इंडिया ने क्या किया है अफगानिस्तान में, उसका जो टेक्निकल मिशन स्टेटस था उसको उसने अपग्रेड कर दिया है एम्बेसी स्टेटस पे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कारण क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। इसमें देखो बस फैक्चुअल चीज़ें हैं, बस जानने की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? डिप्लोमेसी नॉट रोमांटिसिज्म। इसमें देखो दो बातें हैं। फर्स्ट बात क्या है, लेखक का कहने का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ये है कि अभी के सिनेरियो में कोई भी कंट्री अगर चाहती है कि डिप्लोमेसी में हम रोमांटिसिज्म को पुट करें, मतलब कूटनीति में अगर मोरल वैल्यूज, एथिक्स, इसको जगह देना स्टार्ट करती है वो, तो वैसी कंट्री ना तो कंप्लीटली डिप्लोमेटिक रह पाएगी, ना ही सक्सेसफुली एथिकल रह पाएगी। ठीक है। सेकंड क्या है, इसमें लेखक कहते हैं कि अगर 1930s के बाद से देखा जाए तो जब जब कोई बड़ा इवेंट हुआ है, कुछ बड़ा केओस क्रिएट हुआ है, उससे क्या हुआ है? ग्लोबल ऑर्डर हमारा चेंज हुआ है। तो अभी के लिए वो कहते हैं कि चूंकि ट्रम्प की जो नई नीतियां हैं उसका प्रभाव सब पे पड़ रहा है, इससे भी नए ऑर्डर की शुरुआत कह सकते हैं कि हो चुकी है। इसमें समझेंगे हम पहले कि कलेक्टिव वेस्ट क्या होता है, कुछ कंसेप्ट देखेंगे। कलेक्टिव वेस्ट क्या है, किस प्रकार से 1930s के बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज होता चला आया है, अभी क्या हो रहा है। ठीक है, समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट है कलेक्टिव वेस्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी आर्टिकल्स में आता है। इसका मतलब क्या है? तो कलेक्टिव वेस्ट का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यूएस के संरक्षण में, यूएस के नेतृत्व में आगे बढ़ती हैं। यहाँ देखते हैं इसका, देखो मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या कहता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलाइनमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज अंडर किसके नेतृत्व में? यूएस के। मतलब यूएस क्या करेगा? एक पॉलिसी बनाया अपना, तो जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो उससे मिलती जुलती ही होंगी, उसके लूप में होंगी। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो इसका ओरिजिन कैसे होता है, ये क्यों हुआ ऐसा। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू क्या है? बहुत बड़ा इवेंट था। ठीक है, जिससे क्या होता है? देखो शिफ्ट होता है। किस प्रकार का शिफ्ट? ग्लोबल ऑर्डर क्या होता है? बाईपोलर बन जाता है। मतलब क्या है? लार्जली बटा होता है दो ब्लॉक्स में, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न में क्या रहेगा? कौन सी कंट्रीज होंगी? उनको लीड करेगा यूएसए। उनकी फिलॉसफी क्या होगी? तो लिबरल डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है। ठीक है। ईस्टर्न ब्लॉक में देखेंगे हम कौन लीड करेगा? यूएसएसआर। ओके। उसकी फीचर्स क्या होंगे, आइडियल्स क्या होंगे? सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है। ठीक है। तो हमने देखा फर्स्ट इवेंट होता है वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद क्या होता है? बाईपोलर चीजें हो जाती हैं। आगे देखते हैं। देखो नया दूसरा इवेंट कहता है, एक सेकेंड, आगे कहता है कोल्ड वॉर के बाद, उसके बाद देखो क्या होता है? 1991 के बाद क्या होता है? यूनिपोलर चीजें हो जाती है। कैसे? तो जो सोवियत यूनियन रहता है हमारा वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है। तो एरा ऑफ यूएस एज सुपर पावर बिगिंस। एरा ऑफ यूएस एज सुपर पावर शुरू हो जाता है। ठीक है। तो देखो कितना बड़ा इवेंट हुआ यहाँ पे, फिर शिफ्ट हो गया, यूनिपोलर हो गई चीजें। अब आगे देखते हैं। अब देखो जो अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंटली क्या है, 10 से 20 की बात करें तो एक नया कंसेप्ट आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो देखो
टाइम जैसे जैसे बीतता है, डिफरेंट कंट्रीज डेवलप करती हैं, आगे बढ़ती हैं, उनको भी पावर में, इन्फ्लुएंस में शेयरिंग चाहिए होती है। चाइना देखो इम्प्रूव कर रहा है, आगे बढ़ चुका है, भारत आगे बढ़ रहा है, जापान आगे बढ़ रहा है, उनको भी क्या चाहिए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हिस्सा चाहिए। तो एक मल्टीपोलर ऑर्डर का क्रिएशन यहाँ पे होता है, ठीक है। देखो एक फ्रेज काफी न्यूज में है, कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस। अगर चाइना की बात जब हम करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इस फ्रेज को लिख सकते हो, कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, समझेंगे इसको बाद में हम, ठीक है। यहाँ देखो तो आर्टिकल में क्या कहता है, यहाँ देखते हैं। देखिए एक कोटेशन दिया गया है, आप इसको पेपर में यूज कर सकते हो एग्जाम में, कि द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग एंड न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू बी बॉर्न, नाउ इज टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स। ये कोटेशन क्या कहता है, ये एक एंटोनियो ग्रामेस्की, एक इटालियन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था। किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, 1930s की बात हो रही है, जहाँ पे कुछ केओस क्रिएट होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वर्ल्ड वार 2 हमारा होता है। तो इस कोटेशन को आप लिख सकते हो। या मॉन्स्टर्स किसको बोला गया है, मॉन्स्टर्स ऐसे लीडर्स को बोला गया है जिनकी पॉलिसीज के कारण जो करंट उस टाइम का वर्ल्ड ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, देखो फोकस करना यहाँ पर, इस पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या कहता है कि केओस 1930s में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण से क्या होता है, वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो जाती है। बट उससे देखो, हमने देखा था अभी कंसेप्ट में अपने, कि वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या होता है, बाइपोलर सिचुएशन बनता है, एक तरफ यूएस है, एक तरफ सोवियत यूनियन है। बट जो मेजर चेंजेस क्या आते हैं हमारे आगे बढ़ने के तरीके में, कंसेप्ट लाइक डेमोक्रेसी, ग्लोबलिज्म, पीस एमर्ज। मतलब क्या है, हम अब कन्फ्रंटेशन से, लड़ाई झगड़े से किसके तरफ स्विच कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की तरफ। अगर कोई मुद्दा सुलझाना है तो लड़ नहीं लेना है बॉर्डर पे जाके, क्या करना है, डेमोक्रेसी, ग्लोबलिज्म, पीस, ऐसे मतलब चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि उस टाइम की बात है, बट अभी अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करने लग जाएं, ठीक है, तो क्या हमारी कूटनीति आगे बढ़ पाएगी क्या, ठीक है, क्या फिलॉसफी को इंक्लूड करने से डिप्लोमेसी आगे रन कर पाएगी क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो तो एक बहुत बड़ा, देखो जो गुड इम्पैक्ट कह लो क्या था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, यूएन का बनना, ठीक है। तो यूएन को कहता है, देखो एक फ्रेज दिया गया है, बेड रॉक ऑफ न्यू ऑर्डर। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो नया ऑर्डर एक आया था डिप्लोमेसी का, पीस का, ग्लोबलिज्म का, उसमें कहता है उसका बेड रॉक में क्या था, उसके जड़ में क्या था, यूएन, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या कहता है। अब देखो फोकस करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब डिस्कस करते हैं हम कि जो प्रेजेंट सिनेरियो हमारा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है, वहाँ पर लेखक कहते हैं चाइना का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इंडिया यहाँ पर लैग कर रहा है। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि अगर इंडो पैसिफिक की बात करी जाए तो चाइना वही रोल प्ले कर रहा है जो यूएस कभी कोल्ड वॉर के बाद में ग्लोबल स्तर पे प्ले किया करता था। किस प्रकार से, तो पहला कहता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट कहता है कि जहाँ जहाँ से यूएस विड्रॉ कर रहा है, आप पढ़े होगे न्यूज़ में कि यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स है, या तो यूएस धमकी दे रहा है हम विड्रॉ कर लेंगे, फंडिंग रोक देंगे, नहीं तो उसने फंड करना बंद कर दिया है। वहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, फंडिंग के थ्रू डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने के लिए किसी भी माध्यम से वो अपना इंपॉर्टेंस को बना रहा है। सेकंड कहते हैं, देखो कुछ उसके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि यहाँ देखो बिल्ड रोड इनिशिएटिव्स है, ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, डिफरेंट उसके इनिशिएटिव्स हैं, उससे वो आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल ऑर्डर को, स्पेशली इंडो पैसिफिक में जो ऑर्डर है उसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया इज लैगिंग हियर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए फोकस करते हैं यहाँ पर, ऊपर क्या देखा हमने, चाइना फैक्टर, यहाँ देखेंगे पाकिस्तान फैक्टर। कैसे, दो बातें कही गई है। फर्स्ट कहता है इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या अपनाया था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्रेंडली नेबरहुड हो, स्टेबल नेबरहुड हो, बट ऐसा हो नहीं पाया, हम जानते हैं ऐसा कुछ कभी हो नहीं पाया है। सेकंड कहता है, आपने देखा होगा अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कि यूएस को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कैन बी की टू वेस्ट एशिया। मतलब क्या है, देखो हमने देखा था, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ था विद सऊदी अरेबिया, डिफेंस पैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब समझो कि पाकिस्तान का जो कद है वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, वेस्ट एशिया में। जो चाइना है उसका कद कहाँ इंक्रीज कर रहा है, इंडो पैसिफिक में। तो हम यहाँ भी लैग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए अब आता है ट्रम्प फैक्टर। एक सेकेंड, यहाँ देखो ट्रम्प फैक्टर, इसमें क्या दिख रहा है ना, हाँ इसमें क्या कहता है, हमने देखा चाइना फैक्टर, पाकिस्तान फैक्टर, ट्रम्प फैक्टर। क्यों, आपने देखा होगा ट्रम्प जब सेकेंड टाइम पे आए हैं उनकी पॉलिसीज कैसी है, डिप्लोमेटिक नहीं है, कोअर्शन वाली हैं।
मतलब ज़बरदस्ती टैक्स लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिया। तो लेखक कहते हैं कि बहुत लोग का ऐसा कहना है कि जब वो, यहाँ देखो, जब वो ऑफिस को छोड़ेंगे 28 में, तब ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। कहता है यहाँ पर क्या है, ट्रम्प डिस्ट्रप्शंस इज गोइंग टू लीव इट्स इम्प्रिंट ऑन शेपिंग ऑफ न्यू ऑर्डर टू कम। कहता है कि ये भी ट्रम्प की पॉलिसीज क्या है, एक बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट कर रही है, केओस क्रिएट कर रही है, वैसा ही केओस जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हुआ था, कोल्ड वॉर से पहले हुआ था। तो देखो चीज़ें कैसे बदल गई। अभी कहते हैं लेखक कि जिस प्रकार से ट्रम्प जो पॉलिसीज लेकर के आए हैं, उससे क्या हो रहा है, अलायंसेस शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रेंडशिप्स बदल रही है, डिप्लोमेसी बदल रही है, तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। बट इंडिया क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ देखो, पहला कहता है, देखो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एपेक्स समिट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहाँ होने वाला है, साउथ कोरिया में। सेकंड कहता है ईस्ट एशिया समिट कहाँ होने वाला है, कुआलालंपुर में। इतना ही था। देखो इसके कोर में क्या था ना, स्टार्ट कैसे किया था हमने कि 1930s में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिससे कि धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर रीशेप हुआ है। अभी लेखक कहते हैं ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। आप रशिया यूक्रेन वॉर देखो, इजराइल गाजा वाला देखो, या अभी ट्रम्प की पॉलिसीज कुछ भी देखो आप, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अभी आने वाले 4 से 5 सालों में क्या होगा, फिर से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है। बट हम वहाँ पर लैग कर रहे हैं। इसका कोर बस इतना ही था। आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, इंडियाज काबुल मिशन टू बी अपग्रेडेड टू एम्बेसी। ये न्यूज़ है। हम समझते हैं कि व्हाट इज द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या है इसका। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है अपग्रेडेशन ऑफ इंडियाज टेक्निकल मिशन टू एम्बेसी स्टेटस। मतलब काबुल में जो हमारी एंगेजमेंट्स थी अभी तक, उसको बोलते थे हम टेक्निकल मिशन। अब हमने क्या बोले, अब क्या बोलेंगे उसको हम, एम्बेसी स्टेटस। तो टेक्निकल मिशन का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंसेस दोनों में। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो टेक्निकल मिशन को देखते हैं पहले। तो 21 की बात अगर हम करें तो क्या था, तालिबान ने क्या किया था आप जानते हो, जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की उसको उसने ओवरथ्रो किया, सत्ता पर आ गया। ठीक है, इंडिया ने क्या किया, उसकी जो एम्बेसी थी अफगानिस्तान में, इंडिया ने क्लोज कर दिया उसको। बट रिश्ता तो रखना है ना उससे, इसलिए क्या होता है, जून 2022 में टेक्निकल मिशन की स्थापना करी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो लिमिटेड डिप्लोमेटिक इंटरैक्शन। टेक्निकल मिशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेड डिप्लोमेटिक इंटरैक्शन, डेड नहीं हो जाए, मतलब एक थोड़ा मोड़ा बैलेंस बना के चलना है। इसका मेन मतलब क्या था, मेन काम क्या था भारत का, एड करना, सहायता करना, है ना। ठीक है, अब कहता है, अब हमने क्या किया है, इसको अपग्रेड किया है एम्बेसी स्टेटस। इसका मतलब क्या है, एक स्टेप फॉरवर्ड है, बस जस्ट एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हमने फॉर्मली उसको स्वीकार कर लिया। मतलब क्या है, इट्स जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड बट नो फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ तालिबानी गवर्नमेंट। मतलब क्या है, हमने उस सरकार को नहीं स्वीकारा है, हमने जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ाया है, थोड़ा सा मतलब उसको इम्प्रूव किया है एंगेजमेंट्स को। अब समझते हैं। यहाँ देखो, देखिए हम देखेंगे इस चीज़ को कि इसके कारण क्या है। आखिर जब हम उसको फुल्ली स्वीकार नहीं कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो आखिर हमने इसको एलिवेट क्यों किया, टेक्निकल मिशन रहने देते हमने एम्बेसी का दर्जा क्यों दिया। समझते हैं। यहाँ देखो, तो सबसे जो बड़ा कारण है, हमने पहले पेपर में अभी आर्टिकल में क्या देखा था कि ग्लोबल ऑर्डर में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वही कहता है शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। फर्स्ट कारण क्या है, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। देखो इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करोगे, क्या लिखोगे इसमें। ठीक है, पहला है कि टर्निंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या था, एक दोस्त था तालिबान का, अब वो क्या बन गया है, एडवर्सरी। क्या कहता है, टर्निंग ऑफ पाकिस्तान अ प्रीवियस एलाई ऑफ तालिबान इनटू एडवर्सरी। ठीक है, दुश्मन बन गया है। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पे देखो कहता है जिससे कि पाकिस्तान का जो होल्ड था ना अफगानिस्तान पे, वो डिक्रीज़ किया है। ठीक है, डिक्रीज़ किया है। अब इंडिया भी एंड अफगानिस्तान भी मोर ओपन हो गया है डायलॉग करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ईरान का वीकनिंग, ईरान का कमज़ोर होना एक और चेंज है। इससे हमको क्या मतलब है, ईरान कमज़ोर हो रहा है, इससे हमें क्या मतलब है। यहाँ देखो कहता है ईरान क्या था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर था। अगर आप वेस्ट अफगानिस्तान की बात करो तो कुछ एथनिक ऐसे पीपल रहते हैं, आई थिंक शिया मेजॉरिटी पीपल वहाँ पे रहते हैं, उन पे क्या था, ईरान का कुछ इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो चूंकि ईरान खुद ही वीक हो गया है, खुद ही वो कमज़ोर हो गया है, तो अफगान पे उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया है, अफगान का ईरान पे डिपेंडेंस घट गया है। ठीक है, इससे क्या है, स्कोप फॉर इंडिया टू एक्सपैंड इट्स एंगेजमेंट। ठीक है, एक स्कोप बनता है। आप जानते हो जहाँ पे गैप क्रिएट होता है उसको फुलफिल तो कोई ना कोई करेगा ही, तो यहाँ पर इंडिया उसको फुलफिल कर सकता है, करेगा कि नहीं पता बट कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखो कहता है क्या है, थर्ड कहता है रशियाज एंगेजमेंट इन इट्स ओन वॉर। हम जानते हैं, आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी
कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी रशिया का एक जियो पॉलिटिकल कह लो, सिक्योरिटी वाइज कह लो, काफ़ी इंटरेस्ट रहा है अफगानिस्तान में और काफ़ी लंबा वॉर चलते रहा है। वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। अभी क्या देखो, इससे दिक्कत क्या है, रशिया क्या कर रहा है हम जानते हैं। रशिया किससे इंगेज है? यूक्रेन से लड़ाई जो भी कर रहा है अपना, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो, पहला कहता है यूक्रेन क्राइसिस हैज़ ड्रॉन वेस्टर्न अटेंशन। जो अमीर कंट्रीज वगैरह जो एड करती है, सहायता प्रदान करती हैं, उनका फोकस कहाँ शिफ्ट हो चुका है? यूक्रेन की तरफ, ठीक है। इसलिए अफगानिस्तान इज बिकमिंग मोर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पावर्स लाइक चाइना। क्या कहता है यहाँ पे? देखो गैप क्रिएट हो रहा है। उस गैप को हमने पहले भी क्या देखा था, चाइना देखो हर जगह आगे काम कर रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि चूंकि रशिया अपना खुद ही वो अलग अलग इंगेज है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका फोकस शिफ्ट हो गया है यूक्रेन की तरफ, तो यहाँ पर चाइना जैसे जो पावर्स हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को कम्प्लीटली रिश्ता अपना ख़त्म नहीं करते हुए एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो एम्बेसी का दर्जा दिया गया है, उसको अपग्रेड किया गया, वो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, देखो इसमें कहता है इंपॉर्टेंट। देखो हमने क्या किया ना कि जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे पेपर के, पूरा आर्टिकल नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे उसको हमने लिया है आपके नोट्स के लिए। आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो इसमें बस वही चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो कहता क्या है, इफ़ फर्स्ट कहता है, देखो इफ़ इंडिया रीओपन्स इट्स एम्बेसी इन काबुल। तो हमने दर्जा दिया है एम्बेसी स्टेटस का। इसका मतलब क्या है? हमको तो खोलना पड़ेगा ना एम्बेसी। अगर हम खोलते हैं तो क्या होगा? अगर हम एम्बेसी को ओपन करते हैं तो तालिबान को भी अधिकार मिल जाएगा कि वो दिल्ली में आकर के अपनी एम्बेसी को खोले, उस पर कंट्रोल करे। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ ठीक है। फिर कहता है दैट वुड ऑल्सो इम्प्लाई, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि उसका फ्लैग क्या होगा? अफगान का जो फ्लैग है वो इंडिया के धरती पर लहराएगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिल्म्स के लिए पूछ सकता है ये कि किसी एम्बेसी का फ्लैग अगर हमारे यहाँ देखो मतलब फ्लाई कर रहा है, जो कर रहा है, उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये कभी नहीं है कि हमने तालिबान को एक डिप्लोमेटिक स्वीकृति दे दी है, नहीं। इसका देखो जस्ट मतलब इंगेजमेंट। हमको एक बैलेंस बना के चलना है, इंगेजमेंट करना है। हम उसको स्वीकारे ना स्वीकारें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। देखो एक बहुत बड़ा देखो पॉइंट कहता है यहाँ पर कि आपके मानने से कुछ नहीं होगा। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 21 के बाद से ना ऐसा कोई कहता है कि नो ऑपोजिशन, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा पावर ब्लॉक नहीं है अफगानिस्तान में जो तालिबान को उखाड़ के फेंक सके। इसलिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमको अफगानिस्तान से डीलिंग करनी है तो तालिबान के थ्रू ही वो हो पाएगा। यहाँ देखते हैं सेकंड कहता है, देखो वेस्टर्न डिमांड्स फॉर तालिबान टू अडेयर टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स। कहता है कि वो चलता रहेगा। आप डिमांड करो, आप उसको बोलो कि तुम ऐसे करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, बट हमारा जो इंगेजमेंट है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए एक कहता है देवबंदी वहाबी इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया। तो आपको क्या करना है? इसका नोट्स बनाना है। हिस्ट्री में देखोगे ना तो प्रीलिम्स के लिए ये मूवमेंट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ये। ठीक है, देवबंदी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो कहता है, देखो एक और पैराग्राफ है कि तालिबान विल हैव टू मैनेज द मेजर पावर प्ले एंड ऑल्सो पाकिस्तान प्रेशर ऑन रिलेशंस विद इंडिया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ देखो इसमें कह रहा है कि तालिबान के लिए भी इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है कि इंडिया से वो अच्छे से इंगेज कर सके। क्यों? उस पर प्रेशर किसका आएगा? पाकिस्तान का है, चाइना का है। तो मतलब इसमें ओवरऑल देखो बात ये है कि हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। अब इससे क्या होता है क्या नहीं होता है बात की बात है, बट इसको पॉजिटिव नोट पे हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्कस तो कर लिया हमने। फर्स्ट टॉपिक कहता है गवर्नमेंट नोटिफाइज फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एमिशन कट टारगेट्स फॉर 4 सेक्टर्स। तो हम देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टारगेट, ये टारगेट होता क्या है। यहाँ देखो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से दिख रहा होगा, हाँ फोकस करना। यहाँ पे कहता है इंडिया क्या है? एक पार्टी है। किसका पार्टी है? पेरिस एग्रीमेंट का। हम जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है एग्रीमेंट का, कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लिमिट करना 2 डिग्री तक। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल है उसके कंपैरिजन में, मतलब 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है, पहली बार एक लीगली बाइंडिंग सेट किया टारगेट को। मतलब क्या है, जो डिफरेंट सेक्टर्स है ना ये, इनको उसके भीतर ही एमिशन करना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं कर सकते। समझते हैं इसको हम। देखो तो पहले देखेंगे प्रीलिम्स के लिए पूछ सकता है, नाम दे देगा, एल्यूमिनियम सेक्टर है, सीमेंट इंडस्ट्री है,
क्रूड अल्कली है, पल्प एंड पेपर है। तो क्या ये हाई एमिटिंग इंडस्ट्रीज हैं? आप क्या लिखोगे उसमें? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये वही 4 सेक्टर्स हैं जिसको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या बोला गया है, हाई एमिशन सेक्टर्स हैं वो, जिसपे कि लीगली बाइंडिंग टारगेट्स को सेट करा गया है। इसका मतलब क्या है? देखो नाम क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट, नाम क्या दिया गया है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीईआई? इंटेंसिटी का देखो मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हम कितना गैस रिलीज करते हैं। मतलब क्या है, हम एक, जैसे सपोज करो 1 टन हमने कुछ प्रोड्यूस किया कोई भी चीज़, उस प्रोडक्शन में कितने अमाउंट ऑफ जीएचजी, कितने अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस को हमने एमिट किया, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। उसको रिड्यूस करना है हमें। किन सेक्टर्स के लिए दिया गया टारगेट्स? एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, पेपर एंड पल्प, क्रूड अल्कली। आगे देखते हैं, देखो एक देखो स्कीम की बात करी गई है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। हम समझेंगे इन चीज़ों को। देखो एक सेकेंड, हाँ पहले यहाँ आते हैं, रुको कुछ कंसेप्ट को देखते हैं फिर आएंगे आर्टिकल पे। तो व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट? हमने बताया अभी, टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सी कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बन क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट कब लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 की बात करें, इस कंसेप्ट को लेके आए थे हम लोगों ने। ठीक है, परमिट है ये, क्रेडिट क्या है? एक परमिट है, अलाउज होल्डर टू एमिट 1 टन ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस। देखो परमिट का मतलब परमिशन नहीं है, हमको अलाउ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि छूट दे दिया, नहीं। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि हम देखो हमको एक कार्बन क्रेडिट कब मिलेगा? जब हम 1 टन CO2 को या फिर उसके इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे एनवायरमेंट से, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अगर एक वो मतलब वो एक छूट नहीं दे रहा है हमें वो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम 1 टन ऑफ CO2 को रिड्यूस करते हैं एनवायरमेंट से, किसी भी रूप से हो, पेड़ लगा के हो, अपने प्रोडक्शन के तरीके में चेंज करके हो, तो हमको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। यहाँ देखो CCTS स्कीम क्या है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। हमें जो CC मिलेगा तो उसको जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, देखो कहता है ये स्कीम क्या इनेबल करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ CC, मतलब जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा हमें उसको हम बेच सकते हैं या कोई हमसे खरीद सकता है। किसके तहत ये होगा? CCTS स्कीम के तहत। ये जो स्कीम है देखो कहता है किस एक्ट के अंदर है? एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। ठीक है, देखते हैं इसमें देखो 2 मैकेनिज्म्स हैं। पहला कहता है कंप्लायंस मैकेनिज्म, सेकंड है वॉलंटरी मैकेनिज्म। व्हाट इज कंप्लायंस मैकेनिज्म? तो इसमें इसी के तहत देखो हमने क्या देखा था कि 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर सरकार ने क्या करा है? एक लिमिट को सेट किया है, लीगली बाइंडिंग लिमिट को सेट किया है, कैपिंग कर दी है उसकी। किसके तहत उसने किया है? कंप्लायंस मैकेनिज्म के तहत पे किया है। ठीक है, दूसरा कहता है वॉलंटरी। इसमें क्या है? आपको टारगेट दिया जाएगा कि सपोज करो आप साल में 10,000 टन तक ही आप CO2 को एमिट कर सकते हो, आपका टारगेट है वो। ठीक है, आप उससे ऊपर करोगे अगर तो आपको उसके इक्विवेलेंट मार्केट से जो कार्बन क्रेडिट है उसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं करते हो या तो आप उसको परचेज करो, ठीक है, नहीं तो अपने प्रोडक्शन के तरीके में चेंजेस लाओ। किसी भी रूप से आपको आपका जो एमिशन है उसको इसी के अंतर्गत रखना है। ठीक है, आप नहीं कर पाते हो पेनाल्टी लगेगी, जो भी होगा। ठीक है, वॉलंटरी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जी देखो टारगेट सेट कर दिया गया है ना, बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं अगर वो चाहती हैं तो अपनी इच्छा से वो इस मैकेनिज्म में आ सकती हैं, CC को बाई परचेज सेल कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखो दिख रहा होगा, हाँ। तो CCTS जो स्कीम है ये कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। क्यों? टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट। समझा हमने कि CC को ट्रेड करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। किसके तहत वो लाया गया? CCTS के तहत। ठीक है, देखो कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, मतलब प्रिम्स के रिगार्डिंग फैक्ट है ये। इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रॉस GDP ऑफ एनर्जी यूज्ड पर यूनिट बाय 45% बाय 2030। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। हमने देखा था व्हाट इज इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितना हम एनर्जी खर्च करते हैं, कितने गैस को निकालते हैं, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ देखो अब कहता क्या है, एक सेकेंड, हाँ देखो जितना हम रिड्यूस करेंगे, है ना, जितने CO2 को हमने घटाया है, रिड्यूस किया है, हमको क्या मिलेगा? CC। उसके बदले में हमें क्रेडिट्स दिए जाएंगे,
उसको सर्टिफाई कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो एक स्कीम देखो बताई गई है, पैट स्कीम, मतलब परफॉर्म अचीव ट्रेड, पैट स्कीम। जो ये देखो जो CCTS स्कीम है ना, उसने पैट को रिप्लेस किया है, इस पैट स्कीम को उसने रिप्लेस किया है। क्यों? पहला कहता है कि पैट स्कीम का फोकस क्या था, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब वही बात है कि हम कम एनर्जी खर्च करें, उसका उद्देश्य ये था, प्रोड्यूस करने में कम एनर्जी लगे हमें। बट CCTS का उद्देश्य क्या है, हमें एमिशन को रिड्यूस करना है, प्रदूषण को कम करना है। सेकंड कहता है कि पैट स्कीम में ना एक डोमेस्टिक मार्केट फ्रेमवर्क नहीं था, मतलब कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करने का कोई मैकेनिज्म था नहीं। हमने क्या लाया है, CCTS। तो इसमें क्या देखा हमने हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, 4 सेक्टर्स के लिए, एल्यूमिनियम, क्लोर अल्कली, पेपर, पल्प, सीमेंट, इसके लिए क्या किया है, एक टारगेट को सेट किया है, आपको इसके अंदर ही एमिशन करना है। बट होता क्या है, किसी कारणवश आपका एमिशन ज़्यादा हो गया टारगेट से, अब क्या करोगे, आप उसके बदले में CC को परचेज करोगे मार्केट से। CC किसको मिलती है, तो जो भी 1 टन ऑफ CO2 को रिड्यूस करेगा एनवायरमेंट से, उसको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट, 1 CC मिलेगा। ठीक है, तो वो रिड्यूस कैसे कर सकता है, अपने प्रोडक्शन के तरीके में चेंजेस करके, नहीं तो पेड़ लगा करके, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करके, जो कि इको फ्रेंडली चीज़ों में खर्च करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा कहता है, सवालकोट्टे प्रोजेक्ट। यहाँ देखो सवालकोट्टे प्रोजेक्ट किस पे है, ये चेनाब नदी पर है। कहाँ पर है, रामबन ऑफ जम्मू कश्मीर, रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। किस प्रकार का है ये, रन ऑफ द रिवर। इसका मतलब क्या होता है, नदी के खुद के फ्लो से बिजली को हम उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स। तो फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ देखो चेनाब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग नदी है। फिर 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ऑपरेशनल है। सवालकोट्टे क्या है, मतलब बनने वाला है, ऑपरेशनल हुआ नहीं है। बट अभी एट प्रेजेंट कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑपरेशनल है चेनाब पे, 3। ठीक है, कौन कौन से हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। धूल हस्ती है, किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ में है। बागलीहार कहाँ है, रामबन में। सलाल कहाँ है, रायसी में। देखो इनका देखो डेटा दिया गया है कितने मेगावाट का है, और तीनों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, धूल हस्ती, बागलीहार, सलाल। आगे देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक कहता है अरुणाचल इंडिया स्टोरी। तो हमें स्टोरी नहीं पढ़नी है, हमारे काम का नहीं है। ये सिंधिया जी कभी गए होंगे वहां पर, उनकी अपनी कहानी है। हमें फैक्ट्स देखना है। यहाँ देखो एक देखो नाम दिया गया अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है, तो मोदी जी ने जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट अष्टलक्ष्मी महोत्सव कब मनाया गया था, तो देखो डेट दिया गया, देख लेना इसको। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया, जीरो वैली, है ना। जीरो वैली कहाँ है, देखो ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है सितंबर का। तो जीरो वैली और अपातानी ट्राइब ये लगातार पेपर में आ रहा है, आई थिंक हर 2-3 महीने पे आ जाता है। इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो तो जीरो वैली है क्या, कहता है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, अरुणाचल में। इसका शेप कैसा है, बाउल शेप है। कहाँ पर है, ईस्टर्न जो हिमालयाज हैं उसके लोअर रेंजेस में आता है, निचले हिस्से में आता है। ठीक है, वहाँ पे रहते कौन है, अपातानी। अपातानी क्या है, ट्राइब्स हैं, लोकल पीपल हैं। ठीक है, यहाँ देखो कुछ देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम। देखो कहता है कि जो अपातानी विमेन होती है ना, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। किस प्रकार के फीचर्स होते हैं, तो टैटूज एंड नोज प्लग्स, दिख रहा होगा, हाँ, टैटू बनाना चेहरे पे। यहाँ देखो फोटो दे रखा है हमने, देखो टैटूज, ये दिख रहा है ना, टैटूज बना हुआ है। ये देखो नोज प्लग्स पहने हैं उन्होंने, ये उनकी पहचान होती है अपातानी वुमेन की। ठीक है, तो कहता है इस प्रैक्टिस को 1970s में बैन कर दिया गया था। ठीक है, बट इसको लाया क्यों था लोगों ने, क्यों इसको इनिशिएट किया गया, तो कहता है कि टू प्रोटेक्ट विमेन अगेंस्ट एबडक्शन, मतलब जो कभी हमला हुआ, कुछ लोग अटैक करने आए तो विमेन को मतलब उनको हैरेस करते थे। ठीक है, किडनैप कर लेते थे। उससे बचने के लिए क्या किया गया, टैटूज बनाना फेस पे एंड नोज प्लग्स पहनना को स्टार्ट किया गया। बट 1970s में क्या होता है, इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब देखो फैक्ट्स क्या है प्रीलिम्स के लिए। नोज प्लग्स जो है उसको क्या बोलते हैं, यैपिंग हुलो। ध्यान देना, जो नोज प्लग्स है उसको बोलते हैं यैपिंग हुलो, यैपिंग हुलो। ठीक है, किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है। ओके, एक देखो नाम है टिप्पे, दिख रहा है टिप्पे। ये क्या है, जो टैटूज बनते हैं ना फेस पे वुमेन के, उसको टिप्पे कहते हैं हम लोग, टिप्पे। ठीक है, टैटूज बनाता कौन है, जो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं। कहाँ किस पे बनाती हैं, वैसी लड़कियां जो 10 साल से उम्र में बड़ी होती हैं उनको टैटूज बनाया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको देखो बैन क्यों किया, कहता है सोशल हिंड्रेंसेस। अगर कोई लड़की है वहाँ पे काम करती है, उसको बाहर काम करना है,
तो वो कैसे आएगी, ठीक है। वही कहता है कि सोशल हिंड्रेंसेस थे पार्टिकुलरली विमेन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, ठीक है, इसको बैन कर दिया गया। यहाँ देखो फोटो है, एक विमेन है, अपतानी विमेन, जीरो वैली। आगे देखते हैं अब। चलिए अब तो सेशन खत्म होने वाला है, कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट कहता है कि 25 का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, मारिया कोरिना मशाडो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक देखो नाम है कुट्टा बुल बेस, कुट्टा बुल बेस क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया का रॉयल नेवी नेवल बेस है। तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो बस इसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। इसका पीडीएफ आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको जो दिक्कत आती है, कुछ पूछना अगर हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू।